नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। शराब घोटाला मामला जिसमें गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 51 दिन जेल में रहने के बाद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत या यूं कह लीजिए कि मोहलत चुनावी प्रचार के लिए मिली है। ईडी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का सख्त विरोध किया था। 5 तर्क दिए गए थे और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को फिर इंटरिम बेल दे दी। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तों को भी इसमें शामिल किया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह साफ आदेश दिया गया कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा और इन 21 दिनों के दौरान केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकेंगे। वो सीएम ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, बिना उपराज्यपाल की अनुमति या मंजूरी के किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। साथ ही शराब घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर ना तो कोई कमेंट करेंगे और ना ही किसी गवाह से संपर्क करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच केजरीवाल की रिहाई से सियासत गरमाई है तो आम आदमी पार्टी में उत्साह और जश्न का माहौल नजर आने लगा है। आइए सबसे पहले क्या प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आई वो आपको सुनवा देते हैं। आज का फैसला ऊपर वाले का भी एक इशारा है कि शायद अब चीजें बदल रही हैं। जो इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा था, जो संविधान पर हमला हो रहा था, उसको बदलने का समय आ गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। वो तो क्या बेल मिला, बोले आप चोर है लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो, वो बेल बोलता है क्या? कोई रेस्पेक्टफुल लोगों बेल लेगा ही नहीं। चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए 22 दिन की राहत अरविंद केजरीवाल को मिली है और इसके साथ ही 1 जून तक की इंटरिम बेल है। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को करना होगा सरेंडर कोर्ट में। लेकिन इसके साथ ही कई सवाल, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें और पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आने लगे हैं, उन सवालों का जिक्र पहले आपके सामने करूंगी और उसके बाद मेहमानों से तारुफ करवाते हुए दहाड़ की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल यही है कि अंतरिम जमानत केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी राहत है? केजरीवाल को बेल से चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? 22 दिन की रिहाई कितनी आएगी काम? केजरीवाल को बेल, किसका फायदा, किसका नुकसान? न्यायपालिका पर सवाल उठाने वाले आज क्यों हैं चुप? आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की। खेमचंद शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता आपसे थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ होंगे। डॉक्टर अनित सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुडा जरीवाला नेता हैं आम आदमी पार्टी की, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसके साथ ही हर्ष दया वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहला सवाल हुदा जरीवाला आप ही से और सभी मेहमानों के लिए। शुरुआत में 1 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट का समय रहेगा, तो इसीलिए उस टाइमर का पालन करेंगे और अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखेंगे। डॉक्टर अनित सिंह भी। अनित सिंह जी, आप ही से सवाल ले लेती हूं मैं ये, क्योंकि आप तो साथी हैं, साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी बड़ी राहत है ये पूरे अलायंस के लिए आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाना? देखिए पूर्णिमा जी, मैं आपके दर्शकों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज का ये जो जजमेंट है हम इसका पूरी तरीके से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोगों को अब ये समझ में आएगा कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात किया करते थे, जिसको डिस्टर्ब करने का काम
केंद्र की मोदी सरकार ने किया था, अब वो लोगों के सामने जग जाहिर हो जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष के एक बड़े नेता को और एक राज्य के मुखिया के तौर पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी एन चुनाव के पहले, जबकि ये मैटर ऑलरेडी 2.5 से 3 सालों से ये ऑलरेडी विचाराधीन है। जब इस तरीके के मैटर, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, इस बात को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, एक नेता के तौर पर हर 5 साल के बाद जो ये चुनाव चुनाव होता है, उसके मद्देनजर हमें रखते हुए, पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड को जो कम करने का प्रयास किया जा रहा है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है। और लोगों को अब भली बात समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की केंद्र की सरकार लगातार विपक्ष के नीचे से पैर खींचने का काम। डॉक्टर अनित, ठीक है, और जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं उनका भी आपने जिक्र किया। हुदा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही, तो एक बार मैम कंफर्म करिएगा तो मैं अपना सवाल आपके सामने रखूंगी। मुझ तक अनम्यूट करेंगे मैम अपने एंड पर एक बार, आप अगर म्यूट हैं तो। और मेरा सवाल आपसे ये है, जी मैम, क्लियर है आपकी वॉइस। 22 दिन की राहत मिली है आपको, 22 दिन की रिहाई है अरविंद केजरीवाल की, कितनी कम आने वाली है ये आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव, और खास तौर से दिल्ली पंजाब केंद्रित आम आदमी पार्टी अपने लिए क्या तलाशती है इस रिहाई के साथ? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल जी की ये जो इंटरिम बेल है, ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट देगी जनता को भी, आम आदमी पार्टी के इंटायर कैडर को भी, क्योंकि इस बात से साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को एक बड़े ही स्पेशल सर्कमस्टेंस में इस तरह की राहत दी है। और ये राहत पूरे मुल्क की जो संविधान की डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने वाली जो बात है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने वाली बात है, इस सुप्रीम कोर्ट की राहत से साफ जाहिर होता है, साफ साबित होता है। अरविंद केजरीवाल जी कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। उनके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं, वो पहली बात तो चार्जशीट अभी तक दाखिल भी नहीं हुई है। जब दाखिल होगी तो उसमें क्या चार्जेस लगते हैं ट्रायल कोर्ट के थ्रू, वो एक अलग है अपने आप में। ठीक है, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट का समय, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट का समय खत्म होता है मैम, और इसके बाद डिबेट को मैं ओपन करूंगी, तब आपके पास ज्यादा समय रहेगा। खेमचंद जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। खेमचंद जी, आज जो तस्वीरें आपने देखी होंगी, जबरदस्त जश्न का माहौल है, आम आदमी पार्टी कह रही है सत्यमेव जयते। आपका ओपनिंग स्टेटमेंट, आज अरविंद केजरीवाल को मिली इंटरिम बेल पर क्या है बीजेपी का टेक सर? वही जेल की अंधेरी रात रहने वाली हैं। ये सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है, उनको क्लीन चिट नहीं मिली है। ये इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि इनको क्लीन चिट मिल गई है, बिल्कुल क्लीन चिट नहीं है। वो दोषी हैं, उनको जेल में रहना पड़ेगा, जेल की सजा मिलेगी। और जो एजेंसियां हैं, एजेंसी अपनी बात रख रही हैं, मनी ट्रेल है, और पहले भी हमने देखा है भिन्न भिन्न एजेंसियों ने, भिन्न भिन्न कोर्ट ने भी ये बोला है कि क्रेडिबल एविडेंस है, इसलिए हम उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सेप्शनल केस समझ के, क्योंकि चुनाव चल रहा है, कोई पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनको एक इंटरिम बेल दी है, कंडीशनल बेल दी है, और ऐसी लिमिटेशन से बेल दी है कि वो सीएम रहते हुए भी बिना सीएम के अधिकार के वो काम करेंगे। ये तो उनके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है, लेकिन उन्होंने तो अपनी नैतिकता त्याग दी है, इनकी कोई इज्जत नहीं है। इनका जो पर्सनल बेनिफिट है वो सर्वोपरि है, इसीलिए जेल में रहते हुए भी इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये सिर्फ आरोप पे इस्तीफा ले लिया करते थे, अब जेल में रहते हैं। दिल्ली में त्राई हो रही है, किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं हो रहा है, आज डिपार्टमेंट चौपट पड़ा हुआ है। आप डीडीसी लीजिए, डीडीसी में एक नई बस नहीं खरीदी। लेकिन चुनाव प्रचार तो करेंगे ना, चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल का चुनाव प्रचार करना बीजेपी कैसे देख रही है, मैं इसको समझना चाहती थी सर। आऊंगी आपके पास खेमचंद जी, समय दीजिएगा, सबसे एक एक स्टेटमेंट लूंगी सर, फिर डिबेट को ओपन करूंगी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। संजय मिश्रा जी आपके पास आते हुए, फिर उसके बाद समीर सर आपके पास, और हर्ष जी फिर आपके पास आऊंगी। संजय मिश्रा जी, मुझे जरा समझाइए आज के इस पूरे सिनारियो को, क्योंकि ये तो बहुत क्लियर है कि कोर्ट ने एक्सेप्शनल केस चुनाव प्रचार को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि 5 साल में चुनाव एक बार आते हैं और आदतन अपराधी नहीं है अरविंद केजरीवाल, ये टिप्पणी करते हुए उनको 22 दिन की रिहाई दी है। लेकिन ऐसा लगता है कि मानो ईडी का पूरा केस ही क्वैश हो गया। नहीं, बिल्कुल पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा, और बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है ये। लोकतंत्र को एक
बचाने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अटैक है विपक्ष के ऊपर, जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन को या अरविंद केजरीवाल को या विपक्ष के नेताओं को उठा के जेल में डाल देने से इनको वोट मिल जाएगा, उसके ऊपर एक करारा तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का। मैं समझता हूं कि अभी खेमचंद जी को मैं सुन रहा था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो वक्तव्य आ रहे हैं, जैसे आपने देखा हेमंत विश्व शर्मा जी ने भी उनका बयान किया, तो शर्म की बात है, ये कोई बेल है नहीं है साहब, बिल्कुल ठीक है, अंतरिम जमानत है। अरविंद केजरीवाल जी ने बेल डाला क्या? बेल एप्लीकेशन भी उन्होंने नहीं डाला है। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना विवेक है और स्वागत योग्य भी है, और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना एक सत्ताधारी दल के लिए कहीं से उचित नहीं है। ठीक है सर। 5 सेकंड हालांकि आपके बचे थे। समीर सर, आपके पास आते हुए जरा समझाइए मुझे, क्योंकि लगातार न्यायपालिका को लेकर इससे पहले आपने भी सुना, मैंने भी सुना, बार बार सवाल उठते रहे, लेकिन आज एक खामोशी सी छाई है और आज कहा जा रहा है स्वागत योग्य फैसला कोर्ट का आज देखने को मिला है। आज के इस पूरे घटनाक्रम पर आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को देखते हुए अल्पकालीन राहत केजरीवाल को दी है 22 दिन के लिए। इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं कि अरविंद केजरीवाल केस से बरी हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष मान लिया है या अरविंद केजरीवाल दोषी सिद्ध हो गए। केस मेरिट के आधार पर चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि जो मामला 2022 दिसंबर और जो अगस्त 2023 का था, उसकी गिरफ्तारी 23 में जाकर होती है, तो 23 दिन अगर केजरीवाल को छोड़ दिया जाता है चुनाव प्रचार के लिए, तो 22 दिन इधर या उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। मुझे लग रहा है इस मामले में इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर की थोड़ी लापरवाही रही है, क्योंकि 60 दिन के अंदर ईडी को चार्जशीट दाखिल करना थी। 21 मई को पूरे 60 दिन होंगे। अगर ईडी समय रहते अगर चार्जशीट दाखिल कर देते तो मुझे लग रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल की रिहाई जो चुनाव प्रचार के लिए वो नहीं हो पाती। ईडी ने अपनी तरफ से थोड़ी चार्जशीट दायर करने में समय ले लिया, हालांकि 60 दिन का समय है ईडी के पास, लेकिन अगर वो पहले चार्जशीट दाखिल कर देते तो आज सुप्रीम कोर्ट को राहत देने की गुंजाइश नहीं बच पाती। उसके बाद जब आरोप लग जाते, आरोप नहीं लगे, इसके कारण उन्हें अभी छूट मिल गई है। ठीक है सर, ठीक है। एडवोकेट हर्ष दया आपके पास आते हैं और इसको मैं लीगली आपसे समझना चाहूंगी सर, लेकिन आपके लिए 1 मिनट का टाइमर नहीं रखूंगी क्योंकि आपसे थोड़ा इसको इलैबोरेट मुझे समझना होगा। क्योंकि ईडी की तरफ से जो दलीलें दी गई इंटरिम बेल का विरोध करते हुए, वो तर्क ये थे कि अगर, क्योंकि इतने सालों में इतने चुनाव हुए, ये बताया गया कि अगर इसी तरीके से हम जुडिशियल कस्टडी में किसी को नहीं रख सकते क्योंकि फलाना को चुनाव प्रचार करना है, तो ये तो एक गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा। ये उनकी तरफ से दलील थी और इसके अलावा बहुत सारी दलीलें थी। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दी, कहते हुए कि चुनाव 5 साल में एक बार आता है और वो कोई आदतन अपराधी है नहीं। इसी तरीके के केसेस में अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर दिल्ली के मुखिया ना लिखा होता, यानी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ना होता, तो क्या यह फैसला संभवतः कुछ और भी हो सकता था? पूर्णिमा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है हमें उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ना तो इसमें केजरीवाल को क्लीन चिट दी गई है, ना उन्हें गुनाहगार साबित किया गया है। ये बस एक इंटरिम बेल का फैसला है। और देखा जाए मैक्सिमम केसेस में अगर हम पीएमएलए को थोड़ा साइड भी कर दें तो बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, जो हमारे एक लीगल प्रावधानों में माना जाता है कि बेल एक रूल होती है और जेल एक्सेप्शन रहता है। तो इसको इंटरिम बेल को बहुत बड़ा चढ़ा के देखना नहीं चाहिए। ये एक एक्सेप्शनल स्टैंड लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल सही बात है कि ईडी की दलील बिल्कुल ठीक थी कि अगर कल को किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है किसी भी केस में, पीएमएलए के, ईडी के या किसी भी और प्रावधान में, ईडी जैसी एजेंसी उसे अरेस्ट करती है, कल को वो ये स्टैंड ले सकते हैं कि जी मैं इलेक्शन के लिए, प्रचार के लिए जाना चाहता हूं। और अभी भी हम अगले कुछ दिनों में देखेंगे कि ऐसा होने भी वाला है। काफी सारे लोगों की बेल आएंगी जो ये स्टैंड लेंगे कि जी हम प्रचार करना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ इंटरिम बेल है, इसको बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहिए। एक एक्सेप्शनल स्टैंड लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हमें संजीव खन्ना जी और दीपांकर दत्ता जी के जजमेंट का सम्मान करना चाहिए। वो एक एक्सेप्शनल स्टैंड इसलिए है ताकि अरविंद केजरीवाल चुनाव में प्रचार प्रसार कर सके, लेकिन उनको ये राइट नहीं दिया गया है अभी कि वो अपनी चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी उसमें निभा पाएंगे। तो ये एक एक्सेप्शनल फैसला है, बट
इसको सम्मान करें और इसको बहुत ज्यादा ऐसे ना देखें कि ये कोई केजरीवाल के पक्ष में आया या किसी के विपक्ष में फैसला आया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं तिहाड़ जेल के बाहर की, और सबसे बड़ी बात यह भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जाएंगे, दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे, फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, सिर्फ करेंगे तो चुनाव प्रचार करेंगे। क्योंकि आपने स्वागत किया, ये कहा कि भाई बहुत बीजेपी ने जिस तरीके से एक्शन के लिए फोर्स किया, बीजेपी ने ईडी का बेजा इस्तेमाल किया, आज मुझे मजबूरन आपका दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक लेटर निकालना पड़ेगा आनंद जी, और इस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेटर में एक शब्द का जिक्र करना पड़ेगा। आपने इस शब्द में लिखा, आपके लाडले एवं दिल्ली के नालायक मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करके नई शराब नीति लागू करने, युवाओं की शराब पीने की उम्र बढ़ाने और इसके साथ ही सो एंड सो एंड सो एंड सो। आज आप बैठकर सर डिफेंड कर रहे हैं और ये राजनीतिक मजबूरी से ज्यादा और कुछ नहीं है, लेकिन फिर इसका इतना महिमा मंडन क्यों? यह है सिर्फ एक इंटरिम बेल, दैट्स ऑल, और वो भी एक एक्सेप्शनल केस में। सबसे बड़ा सवाल इससे ऊपर क्या है सर? ये कि अब इंडिया अलायंस अरविंद केजरीवाल को कैसे प्रोजेक्ट करेगा, कैसे इस 22 दिन में अरविंद केजरीवाल का चेहरा मैक्सिमम प्रोजेक्ट करेगा चुनावी प्रचार में? बहुत सही सवाल पूछा पूर्णिमा जी। ये संशय आपके मन में ही नहीं है, मीडिया के मन में नहीं है, दिल्ली वासियों के मन में भी है। तो आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली वासी इस बात के लिए आश्वस्त रहें कि दिल्ली के विरोध में, दिल्ली वासियों के विरोध में कोई भी कानून बनाया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी अपफ्रंट पर आकर उसका पूरी तरीके से विरोध करेगी। देखिए, हमने इस जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसका स्वागत हम इस तरीके से नहीं कहते हैं कि कोई जीत हो गई है। आज हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जो बताया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाया जा रहा है, इस देश में विपक्ष की आवाज को कमजोर करने का एक सिस्टमैटिक प्रयास किया जा रहा है, उसका ये नमूना भर है। हम इस बात को हम चाहते हैं कि ये फैसला जो शराब नीति है, इसका फैसला मेरिट पे होना चाहिए, लेकिन मेरिट पर आने के पहले ही, जजमेंट आने के पहले ही किसी को दोषी घोषित कर देना या मीडिया में इस तरीके के लेके जाना, वो गलत बात है। मैं चाहूंगा कि जो विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल साहब और एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर जब तक आपने चार्जशीट फाइल नहीं की है, आरोप तय नहीं किए हैं, तब तक आप उनको सिर्फ एक अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस तरीके से जेल के अंदर रखना, ये कतई स्वीकार योग्य बातें नहीं है। और उसी बात को की पुनरावृत्ति सुप्रीम कोर्ट ने करी है, और हम इसके साथ साथ भी ये चाहते हैं कि जो शराब घोटाला है उसको तह तक जांच होनी चाहिए, मेरिट पर फैसला आना चाहिए। लेकिन तब तक हमें सरकार को हाथ में ऐसा कोई टूल नहीं देना है, क्योंकि सरकार, मोदी साहब की सरकार बार बार ऐसा काम कर रही है कि आप देखिए, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। जैसे कि कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया डॉक्टर अनित सिंह, उसकी रिस्पेक्ट जैसे आप करते हैं, वैसे ही ईडी एक जांच संस्था है जिसकी तरफ से की जा रही कार्रवाई का सम्मान साथ साथ होना चाहिए। लेकिन आपने मेरी इस एक बात का जवाब नहीं दिया सर। डॉक्टर अनित, जल्दी से प्लीज इसका जवाब देंगे आप, क्योंकि मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मेरा सवाल यह था कि कैसे अलायंस अभी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट करेगा बचे हुए चुनाव में, उनकी पोजीशनिंग क्या रहेगी? पूर्णिमा जी, देखिए, मैं आपके पहले सवाल पर आता हूं कि जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ईडी डॉक्टर अनित प्लीज सेकंड क्वेश्चन पर सर, सेकंड क्वेश्चन पर, मैडम सुनिए, क्यों मैडम 1 सेकंड का समय नहीं, 30 सेकंड दे रही हूं ना, बाकी मेहमान भी है ना सर, समझिए मेरी मजबूरी। मैडम, मेरी मजबूरी आप समझिए, आप सवाल कांग्रेस से करें तो डिफेंड नहीं। इस समय देश में जो भी नेता, जो भी भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री मोदी के पीछे आ जाता है, ईडी उसको पूरी तरीके से सह देती है। आप बताइए, ईडी ने प्रधानमंत्री के काल में एक भी विपक्ष के नेता जो इनके पाले में चले गए हैं, किसी के खिलाफ कोई जांच कर रही है, किसी की फाइल जला दी जाती है, किसी की फाइल गायब हो जाती है। इस पर बहस सर बहुत अलग चली जाएगी, इस पर बहस बहुत अलग चली जाएगी, क्योंकि ईडी के फंक्शनिंग में, किसके शासनकाल में किस पर कितने केसेस हुए, उनका सक्सेस रेट कितना रहा, ये सब मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं। लेकिन यहां पर उसको इंक्लूड करके मैं समय इधर उधर नहीं कर सकती। जल्दी से क्विक जवाब सर इसका, डॉक्टर अनित, जल्दी से जवाब। अरविंद केजरीवाल की पोजीशनिंग अलायंस में कहां होगी चुनाव प्रचार के दौरान? जल्दी से सर। देखिए, वो अलायंस के एक नेता है और उनका पूरा इख्तियार रहेगा कि वो दिल्ली वासियों के सामने वो अपना प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि ये इंडिया अलायंस
कुछ कॉन्क्रीट मुद्दों पर बना है, जिसमें देश को जिस तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बन रही है, जिस तरीके से संविधान बदलने की बात करी जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, ठीक है, फिर भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपका अलायंस ला नहीं पाया, फिर भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपका अलायंस ला नहीं पाया। खेमचंद जी जल्दी से आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन साथ ही ये भी बताइए कि अरविंद केजरीवाल को तो अब बेल मिल गई है, किसका फायदा किसका नुकसान सर? बीजेपी कैसे देख रही है इसको? देखिए, इसका नुकसान इंडी गठबंधन को ही होगा। इनको बताना पड़ेगा, जिसको आप भ्रष्टाचारी कहते थे, जिसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कराते थे, आज आप उसके साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? इनके जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच में जा नहीं पा रहे हैं, जनता को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी को ये बताना पड़ेगा, जिस सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, पूरी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते थे, शीला जी को भ्रष्टाचारी कहते थे, आज कैसे आप उन कांग्रेस वालों के साथ खड़े हैं। अजीत पवार साहब के बारे में बोल दीजिए। फेस करना पड़ेगा। आधे अधूरे सीएम है वो सीएम विदाउट पावर है, वो भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं और महीनों वो जेल में रह के आए हैं। और ऐसा पहली बार देश में हुआ है कि जेल में सीएम है, इस्तीफा नहीं देते। और ये वो व्यक्ति हैं जो कहते थे कि मात्र आरोप पे इस्तीफा दे देना चाहिए और जब तक वापस नहीं आना चाहिए तब तक आप साफ सुथरे सिद्ध नहीं हो जाते। अब कंडीशनल बेल मिली है, लिमिटेड इनके पास पावर है, आधे अधूरे सीएम है और सेलिब्रेशन ऐसे कर रहे हैं जैसे क्लीन चिट मिल गई। बिल्कुल क्लीन चिट नहीं है, इनको मुंह दिखाना बहुत भारी पड़ा है। मैं ये पूछ रही हूँ खेमचंद जी कि चुनावों में कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, क्योंकि उनकी लोकप्रियता छिपी तो है नहीं आपसे भी। दिल्ली में आपने उनकी लोकप्रियता देखी है, अब दिल्ली में चुनाव है, हरियाणा में, पंजाब में चुनाव है, जाहिर है वो बीजेपी उसको कैसे देख रही है? उनका नुकसान होगा क्या अरविंद केजरीवाल के बाहर चुनावी प्रचार के लिए आने से? पूर्णिमा जी, ये भ्रष्टाचारी केजरीवाल जी हैं, ये साफ सुथरे केजरीवाल जी नहीं है। अब मुंह कैसे दिखाएंगे? तो इसका नुकसान इंडी गठबंधन को होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। पंजाब में जाएंगे तो इनको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं, वहां बताना पड़ेगा। ये खुद ही कह रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, ये खुद ही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है। अब दिल्ली में ये साथ में लड़ेंगे तो हमारे लिए तो हम तो बोलेंगे। ये वही केजरीवाल है जो कहते थे कि आरोप पे इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा नहीं दे रहे, आधे अधूरे सीएम है, कंडीशनल बेल मिली है और ये दिल्ली में हर जगह हाहाकार है, पानी मिल नहीं रहा है, डीटीसी का बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी है, स्कूलों में ड्रेस नहीं मिल रही है, किताबें नहीं मिल रही हैं, हर डिपार्टमेंट में बुरा हाल है और ये आधे अधूरे सीएम आके सेलिब्रेट करते हैं। तो अपना जो पर्सनल फायदा है, ठीक है, लेकिन है तो सीएम ही ना, वो इनके है लिए तो बड़ा है। सीएम ही ना, और इसी आधार पर उनको इंटरिम बेल भी मिली है और इसीलिए बाहर वो चुनावी प्रचार में है। आधे से ज्यादा चुनाव पार करने के बाद अगर खेमचंद जी अब सामने अरविंद केजरीवाल है जिनको एक बड़ी बेहतर पोजीशन पर अलायंस में रखा है सर, तो सुनिए, तो कहीं ना कहीं चुनाव में उसका इम्पैक्ट तो दिखेगा ना। हुदा जी, आप क्या कहना चाह रही थी? जल्दी से अपनी बात को जोड़िएगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी तक आप लोग लगातार ये कह रहे थे, अभी तक आप लोग लगातार ये कह रहे थे मैम कि अरविंद केजरीवाल है, जेल में चले गए, अब जेल का जवाब वोट से देंगे। हर तरीके से एक सिंपैथी फैक्टर को ऐड ऑन करने की कोशिश, चुनावी माहौल में भुनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की है। आज भी जश्न की तस्वीरें दिखेंगी, हर कोई जश्न मना रहा है, लेकिन ये बताइए मुझे कि आपको लगता है कि वो जो सिंपैथी फैक्टर था वो बेल मिलने के बाद अब बरकरार रहेगा या अब लगेगा कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड है, साथ साथ खेल रहे, देखते हैं किसमें कितना दम है? आइए अब इस पर बात करेंगे। पूर्णिमा जी, ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो कभी से भी बीजेपी नहीं चाहती थी कि हो। अभी भी चुनाव का एक बहुत मेजर हिस्सा खत्म हुआ है, लेकिन आधा हिंदुस्तान लगभग गिव और टेक अभी वोटिंग फेज में जाएगा। तो ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल जी को जब बंद किया था तो ये डेफिनेटली सिंपैथी फैक्टर इसलिए था क्योंकि जनता समझ रही थी कि बीजेपी कितनी तानाशाही पे उतरी हुई है, किस कदर जो बीजेपी का भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है। और अब जब उनको इंटरिम बेल मिली है तो जनता इस बात से बहुत खुश है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक बहुत बड़ी राहत दी है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहोल्ड किया है। लेकिन जनता को ये बात भी पता है कि बीजेपी अपने हथकंडे, अपनी तानाशाही खत्म नहीं करेगी। तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ जनता साथ है, उनके साथ। अच्छा हुदा जी, ये बताइए, आप ये बताइए, वैसे इसका जवाब मैं जानती हूँ, मैं इसका जवाब जानती हूँ, लेकिन फिर भी आपसे पूछ लेती हूँ, न्यायपालिका पर तो भरोसा है ना आपको? है ना आपको भरोसा न्यायपालिका? भरोसा है हमें। तो न्यायपालिका से ही अभी तक अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल रही थी जब आधे चुनाव बीत गए, और अब जब आधे बचे हैं तो न्यायपालिका से ही अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। मनीष सिसोदिया वही हैं जिनको न्यायपालिका से राहत नहीं मिली है। संजय सिंह वो हैं जिनको एक लंबे वक्त बाद
न्यायपालिका से राहत मिली है, तो पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते ना। और अगर नहीं मिलती है तो बीजेपी आरोपी हो जाती है, मिल जाती है तो स्वागत योग्य है, और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के साथ। तो ये भी तो जनता समझती है ना कि आप दो तरफ चीजें लेकर चल रहे हैं, अपने हिसाब की है तो बहुत बढ़िया, और नहीं है तो फिर गलत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जितने आदेश हैं हम लोगों ने सारे के सारे बहुत ही इज्जत से, रिस्पेक्टफुली उनको एक्सेप्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है कंट्री का, और उसके जो भी आदेश है उसको हम अपहोल्ड करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट मुझे बोलने दीजिए, इंचन जी बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, और दिल्ली स्ट्रगल कर रही है तो इस्तीफा दे चुके हैं। आपने इस्तीफा तो दिया नहीं, आप कोर्ट को कभी नहीं मानते, जब अपना फायदा होता है तो ठीक है, वो ठीक है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, पहली बार ऐसा हो रहा है, और सीएम 24/7 जॉब है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है, आपने उसको पार्ट टाइम जॉब बना दिया। आपने अपने लालच के लिए और अपनी जो ताकत है उसके लिए, सत्ता के लालच के लिए आपने दिल्ली को अपने हाथ में छोड़ दिया। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो 50% भी काम कर रहा हो, हर जगह मारामारी है, हर जगह काम रुके हुए हैं, हर जगह बुरा हाल है। दिल्ली प्यासी है, गर्मी से बुरा हाल है, दिल्ली में कट जा रहे हैं, और आप लोग मजे ले रहे हैं। इस तरह से, जिस तरह से आपकी इंटायर सरकार तानाशाह है, आप इस तरह से नेशनल डिबेट्स में भी लोगों के ऊपर बोल के, हैकल करके आपको लगता है कि आप अपना पॉइंट पुट अक्रॉस कर सकते हैं। सर, पूरी की पूरी जनता आम आदमी पार्टी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। वो जश्न सिर्फ दिल्ली का नहीं है, जश्न नहीं तो अलायंस में अरविंद केजरीवाल कहाँ है? हुदा जरीवाला, जरा मुझे ये बताइए कि दिल्ली पंजाब छोड़कर कहाँ पर अलायंस भेज रहा है उनको? जहां जहां भी अलायंस भेजेगा अरविंद केजरीवाल जी खुशी एक मिनट, खेमचंद जी रुकिएगा, खेमचंद जी रुकिएगा, खेमचंद जी रुकिएगा। हाँ बोलिए हुदा जी। मैं समझ सकती हूँ आप बौखलाए हुए हैं, रिलैक्स। मुझे अंदाजा है कि बीजेपी इस दफा बहुत परेशान है। आम आदमी पार्टी के जो इंडिया गठबंधन के चीफ कन्वीनर है, आम आदमी पार्टी के जो लीडर है अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अलावा जहां जहां भी भेजा जाएगा वो खुशी खुशी जाएंगे, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर सा है, बहुत कम वक्त बचा हुआ है। 13 सीट से वो सिर्फ पंजाब की है, उसके अलावा दिल्ली की सीट हो गई, हरियाणा की एक सीट है। तो आम आदमी पार्टी को जहां जहां भी अरविंद केजरीवाल जी का जाना एक सही और मुनासिब लगेगा वो वहां पे जाएंगे, क्योंकि इस दफा चुनाव इंडिया गठबंधन अगेंस्ट बीजेपी है। अरविंद केजरीवाल जी स्टार कैंपेनर हैं और तमाम इंडिया गठबंधन इस फैसले को सराह रही है। ठीक है, 10 सेकंड में खेमचंद जी आपसे जवाब लूंगी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाना होगा। क्विकली सर, 10 सेकंड। देखिए, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल जी सबसे बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन में, और कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी है, पंजाब में दोनों अगेंस्ट लड़ रहे हैं। दिल्ली में उनके आधे से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता मानते हैं कि केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, केजरीवाल जी ने तरफ से आनंद जी ले रही हूँ आपसे जवाब। जब ये जनता के बीच में जाएंगे, उनको अपना ठीक है, उन्होंने कहा कि अलायंस के बड़े नेता हैं खेमचंद जी, उन्होंने कहा कि अलायंस के इम्पोर्टेंट नेता हैं, अहम नेता हैं। जनता पूछ रही है, लेकिन आनंद जी जल्दी से इसका जवाब 10 सेकंड में दीजिएगा। एक सेकंड सर, जल्दी से इसका जवाब 10 सेकंड में आनंद जी जरा दीजिएगा। अब जब आएंगे केजरीवाल बाहर, तो मतलब अब क्या है? आप राहुल गांधी बिगर प्रोजेक्शन उनका रहेगा, या अरविंद केजरीवाल को अचानक से बचे हुए समय के लिए आप बिगर प्रोजेक्शन पे, राहुल गांधी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा अरविंद केजरीवाल के चेहरे के तौर पर आने से अलायंस में? पूर्णिमा जी देखिए, अभी हमारे मित्र यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो ये बताएं कि अजय पवार के बारे में प्रधानमंत्री नहीं, ठीक है सर, उससे बात आगे बढ़ गई। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा आज, मेरे सवाल का जवाब। अनित जी प्लीज, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के जवाब देने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा। अनित जी प्लीज, अरे आप सुनिए, अनित जी सवाल का जवाब क्लियर सवाल है सर, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, क्लियर सवाल है मेरा आपसे। ये आपकी गलतफहमी, ये क्लियर सवाल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, इसका कोई जवाब ये हाइपोथेटिकल सवाल है। मुझे तो लगा कि ये स्ट्रैटेजिकल सवाल है, ये आपकी रणनीति का सवाल है, आपके नेता राहुल गांधी का सवाल है, अरविंद केजरीवाल उनकी पोजीशनिंग का सवाल है। आपके हिसाब से हाइपोथेटिकल नहीं होगा ना सर? अलग अलग नहीं लड़ रहे हैं आप, एक साथ लड़ रहे हैं।
इंडिया गठबंधन की लड़ाई इस संविधान को बचाने की लड़ाई ठीक है। प्रधानमंत्री के जिस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड को, देश की इंस्टीट्यूशन को खराब कर रहे हैं, ये उसको बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ाई जा रही है सिस्टमेटिक तौर पर, उसको बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से 2 करोड़ नौकरियों की बात किया करते थे प्रधानमंत्री और आज हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं प्रचार में, उसकी बात है। यहाँ पे लोगों को जिस तरीके से 45 साल की सबसे बड़ी महंगाई से देश जूझ रहा है, ये उसकी बात है। देश के हिंदुस्तान में जो चाइना के बॉर्डर पे लगातार 2 साल से एस्केलेशन बना हुआ है, चाइना वहां पे स्मार्ट विलेजेस बना रहा है, ये उसकी बात है। जिस तरीके से पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए, उनके महिलाओं के मंगलसूत्र छीन गए, ये उसकी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ भटकाने की राजनीति कर रहे हैं और देश उसको जवाब देना चाहता है। चलिए, ये अच्छा मौका रहेगा जब आप चुनावी मंच से अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी की आप बात कर सकेंगे सर, क्योंकि अभी तक आधे चुनाव से तो गायब ही नजर आ रहा था। लेकिन अच्छा है सर कि अब वो आएंगे, उस पर बात हो पाएगी। समीर चौगांवकर सर, केजरीवाल की रिहाई से 2024 का समीकरण अब कितना बदलता हुआ नजर आपको आ रहा है? क्योंकि हाफ ऑफ द इलेक्शन इज स्टिल देयर, आधा अभी भी बचा हुआ है। 24 का समीकरण क्या इससे इंपैक्ट होगा? देखिए, 2014 का जब चुनाव हुआ तब अरविंद केजरीवाल बाहर थे। 2019 का चुनाव हुआ तब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल तब बाहर थे। क्या 2014 और 2000 के चुनाव में कोई परिणाम में फर्क पड़ा? जैसा परिणाम 2014 में रहा था, जैसा परिणाम 2019 में रहा था, उससे बेहतर 2024 में भारतीय जनता पार्टी के रहने वाला है। अरविंद केजरीवाल के लिए 22 दिन से बाहर आने और न आने से न दिल्ली के चुनाव पे कोई असर पड़ने वाला है, देश के चुनाव पे असर पड़ने वाला है। देश की जनता जानती है। लेकिन ऐसा क्यों लगता है आपको समीर सर, ऐसा क्यों लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल के बाहर चुनावी प्रचार पर आने से कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल इसके पहले के प्रचार नहीं किया था। आप इसके पहले देखिए, गुजरात के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार किया था। सिंपैथी फैक्टर भले ही बहुत उम्मीद, मैं ये कह रही हूँ सर, इसको अगर मैं लीगल वे में और जो आज कोर्ट की तरफ से टिप्पणी रही इंटरिम बिल देने के साथ साथ, अगर मैं उसके हिसाब से चलूं तो 22 दिन तो है ना। भले ही आम आदमी पार्टी इससे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही है फिलहाल, एज ऑफ नाउ, जो जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लेकिन 22 दिन तो है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसके कार्यकर्ताओं के अंदर दिल्ली में और पंजाब के अंदर उत्साह का संचार होगा और विपक्ष को एक नैरेटिव सेट करने का मौका मिलेगा और विपक्ष बताने की कोशिश करेगा कि अरविंद केजरीवाल को बेल देकर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, जबकि यह मेरिट के आधार पर। इसी पर एक एडिशनल क्वेश्चन है मेरा आपसे, इसी पर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि विपक्ष जो है वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक नैरेटिव तो भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने ऑलरेडी सेट कर रखा है सर। और अब खास तौर पर जब अरविंद केजरीवाल बाहर हैं, क्या बीजेपी करप्शन के मुद्दे को और ज्यादा जोर शोर के साथ अपनी चुनावी रैलियों में उठाएगी? इसमें कोई तो नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार करप्शन के ऊपर बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार परिवारवाद के ऊपर बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार तुष्टिकरण के ऊपर बोल रहे हैं। 20-22 दिन की देर से जाने से यह नहीं हो जाता कि कोई आरोपी अपने जो आरोप लगे उससे बरी हो गए। और अभी अरविंद केजरीवाल ये भी नहीं है कि उनको कन्विक्ट कर दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो करप्शन के खिलाफ अपील जनता से की और जो लगातार अटैक कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और देखना आने वाले दिनों में जब दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे तो इस बात का जरूर जिक्र करेंगे। और मुझे लगता है कि यह सिर्फ कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह का संचार करेगा। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। कार्यकर्ताओं में उत्साह, और देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखाते हैं, फिर मिश्रा जी आपके पास आती हूं। देखिए, पंजाब के सीएम भगवंत मान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश इस वक्त नजर आ रहा है। प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है क्योंकि 1 तारीख तक के लिए इंटरिम बेल मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल को और थोड़ी ही देर बाद वो बाहर आएंगे। एक बार आपको तस्वीरें ये देखिए किस तरीके से जमावड़ा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस वक्त लगा हुआ तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आएंगे, इंटरिम बेल उन्हें मिली है और बेसब्री से इंतजार करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। संजय मिश्रा जी, अब तो अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, बीजेपी का अपना इस पर नैरेटिव है, कांग्रेस का टेक इस पर अपना आज की स्थिति में अलग है, पहले कुछ और हुआ करता था, लेकिन अब इस पूरे अलायंस में अरविंद केजरीवाल की पोजीशनिंग, राहुल गांधी का अभी तक का बोलबाला, मैं सीधा सवाल अगर आपसे पूछूं तो क्या आप सारी की सारी लाइमलाइट बचे हुए चुनाव में अरविंद केजरीवाल ले जाएंगे? राहुल गांधी के पास क्या रहेगा? नहीं, वैसे ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। अच्छा। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके स्पीच में राहुल गांधी,
अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, यानी इंडिया गठबंधन का प्रचार करता हुआ प्रधानमंत्री आज के दिन में दिख रहे हैं कि उनके किसी भी स्पीच में उनके अपने काम गिनाने का यदि कोई 4 लाइन वो बोलते हो, मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की अंतरिम जमानत से बीजेपी में बेचैनी क्यों? नहीं, बस एक बात आपने क्या कहा कि राहुल गांधी का जिक्र नहीं दिखता, ये कहा आपने? नहीं, मैंने कहा सब इंडिया गठबंधन का जिक्र मिलता है। अरविंद केजरीवाल का, राहुल गांधी का, हेमंत सोरेन का, सबका नाम लेंगे, अपना नाम नहीं लेंगे कि मैंने क्या किया है। मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है, बीजेपी में बेचैनी क्यों है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ये तो सम्मान करते हैं। विपक्ष जो ये आरोप लगाते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं या कांग्रेस है वो सम्मान नहीं करती, यही तो कह रही है। आज कौन नहीं सम्मान कर रहा है? हम तो स्वागत कर रहे हैं, इंडिया वाले स्वागत कर रहे हैं, विपक्ष सत्ता में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो बस ऐसे ही है। ऐसे तो ये तो जमानत लेना ही नहीं चाहिए। कैसे? ये ऐसे जैसे अभी हेमचंद जी ने कहा वो दोषी हैं और जेल में रहना पड़ेगा। आप कौन है साहब? आप कौन है ये शब्द का प्रयोग करने वाले कि उनको जेल में रहना पड़ेगा? किसने कहा? क्या कोर्ट ने कहा? किसने कहा ये जेल में रहना पड़ेगा? हेमचंद जी ने कहा, अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा ओपनिंग कि ये स्टेटमेंट में बिल्कुल आप चला के उन्होंने भ्रष्टाचार का जिक्र किया। खेमचंद जी आप तय करेंगे जेल में रहेंगे कि नहीं अरविंद केजरीवाल? उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनको जेल की सजा जरूर मिलेगी। हाँ, ये कहने उनको जेल में रहना पड़ेगा। ये 22 दिन बाहर है ना, अभी इंटरिम बेल पर बाहर है। ठीक है, रुकिएगा खेमचंद, रुकिएगा, मैं कंफर्म कर रही थी। रुकिएगा खेमचंद जी, मैं कंफर्म कर रही थी सर, मैं कंफर्म कर रही थी। बस ये तापमान बढ़ने वाला है खेमचंद जी। संजय जी बात पूरी करेंगे, संजय जी बात पूरी करेंगे, नशेड़ी बनाने की कोशिश संजय जी की, बात फिर पूरी कह रहे हैं आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए। संजय जी बात पूरी करेंगे, है सब कुछ साफ साफ दिख, आम आदमी भी समझ सकता है। मैं खेमचंद जी ये कह रहा हूँ, आपके तापमान आपके अंदर और भी बढ़ने वाला है। लेकिन इसमें फर्क क्या पड़ेगा ये मैं बताता हूँ। आज 2 अहम फैसले आए हैं। 2, एक के ऊपर आरोप तय हुआ है, जिस पे आरोप तय हुआ है वो बीजेपी का सांसद है। एक कद्दावर नेता है, एक इतना कद्दावर नेता है जिसने महिलाओं के ऊपर पुलिस के डंडे चले। ब्रिजभूषण शरण की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन टिकट नहीं काट पाई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इतना दम नहीं था कि अपने सांसद का टिकट काटें, और काटा भी तो उनसे तय किए गए उनके बेटे को टिकट दिया गया। ये शर्मनाक है। अच्छा, और लेकिन एक तो ये फर्क डालेगा। इसी के कंपैरिजन में आ जाती हूँ सर, आरोप अलग अलग हैं, धाराएं अलग अलग हैं, किससे अलग अलग हैं वो अलग बात है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था नैतिक आधार पर, जो कहते थे कि सबसे पहले आरोप लगने पर इस्तीफा देना चाहिए? पूर्णिमा जी बहुत अहम सवाल है बताइए, और ये देश की जनता को जानना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी जो अपने स्पीच में कहा करते थे, अरविंद केजरीवाल जी उस पर आज भी अडिग हैं। यदि इस तरह के केसेस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार यदि ये काम नहीं किया होता, 2015 से खेल नहीं हुआ होता कि यदि हेमंत बिश्व शर्मा पे आरोप लगा दो, वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लें, उनको मुख्यमंत्री बना दो, अजीत पवार पे 70,000 करोड़ के आरोप लगा दो, वो भाजपा ज्वाइन कर ले तो उनको फ्री कर दो, उनको उप मुख्यमंत्री बना दो। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, छगन भुजबल, नारायण राणे, ये खेल हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ देश की जनता आज के डेट में ये जानती है कि जिसपे भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं, यदि वो भाजपा में आ जाए तो वो गंगा जल से उनकी नहला के धुला के उनकी पूजा करी जाती है, माला पहना दिया जाता है। ठीक है, आगे मैं अरविंद केजरीवाल अपने वचन के साथ है, दिल्ली की जनता जानती है। और आज इन्होंने कहा क्या वचन है उनका? क्या वचन है उनका? वो अपने वचन पे हैं कि दिल्ली की जनता 2 करोड़ जनता के साथ वो कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और उस वचन का क्या? हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। उस वचन का क्या कि मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, राजनीति में अहम पद नहीं लूंगा, ऐसी भी कुछ बातें उन्होंने की थी। ऐसा मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, आपको भी मालूम है उन्होंने ऐसी बातें की थी। एक मुख्यमंत्री के लिए, एक मुख्यमंत्री ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर तब भी रहे, मुख्यमंत्री के पद पर तब भी रहे जब जेल में गए। ये कहा कि जेल के बदले वोट मिलेगा, ये नैरेटिव आम आदमी पार्टी ने सेट किया, और आज भी मुख्यमंत्री के पद पर ही हैं, जो ये कहते थे कि पहले इस्तीफा देना चाहिए। मेरा ये पॉइंट है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रेमचंद जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, डॉक्टर राणे भी इस पर बात करना चाह रहे हैं। आती हूँ सर, लेकिन उससे पहले हर्ष दाहिया एक बार फिर से आपके पास आते। 2 सेकंड सर दीजिएगा मुझे, बहुत लंबा इंतजार कराया मैंने। नहीं 1 सेकंड सर, लोग नहीं प्लीज आप सब लोग रुकिए। हर्ष दाहिया जी आपके पास आते हुए, और माफी चाहूंगी कि आपके पास देर से मैं आ रही हूं, लेकिन अब मुझे ये समझाइए कि आज का ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम बेल का, इसका इंपैक्ट हम कैसे देखें?
क्योंकि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो कि बड़े बड़े पद पर हैं, जिन पर गंभीर आरोप लगते हैं, जिन पर आरोप लगते हैं, गिरफ्तार भी होते हैं। मसलन मैं चलिए हेमंत सोरेन के जिक्र के साथ आपसे बात कर लेती हूँ। क्या आपको लगता है कि एक तरीके का इसमें आगे रास्ता बनता हुआ नजर आएगा कि आधार स्ट्रांग है और अगर हमें जमानत चाहिए तो हमें जमानत मिल जाएगी, बस हमें यह करना है कि हमको अपने पद से इस्तीफा नहीं देना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पोजीशन है? ये एक ऐसा रास्ता खुलता हुआ आपको इस फैसले के साथ नजर आता है? पूर्णिमा जी, माफ कीजिएगा कि मैं आपके इस सवाल का तो जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक अहम बात कहना चाहूंगा। आप ये देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का डबल स्टैंडर्ड है। अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो वो कहते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है। अगर उनके विपक्ष में फैसला आता है तो वो कहते हैं कि जजेस पे दबाव है। जब अपना ये राम मंदिर का फैसला आया तब आपने देखा होगा विपक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे सत्ताधारी दल का दबाव चल रहा है, और जब आज उनके पक्ष में फैसला आया है तब वो सुप्रीम कोर्ट की तारीफें करते नहीं थकते कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बचा लिया। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आया तब भी उन्होंने ऐसी बातें करी। तो देखिए, सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लेके, हमारी न्याय प्रणाली को लेके ये डबल स्टैंडर्ड छोड़ने पड़ेंगे। आपको अपने जजेस पे, अपनी न्यायपालिका पे विश्वास होना चाहिए कि वो जो भी फैसला करेंगी वो देश हित में होगा, वो कानून के हित में होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हित में होगा। तो जो लोग ये स्टैंड ले लेते हैं कि जी हमारे जजेस पे दबाव है, वो दबाव में काम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। सवाल उठाने वाले आज अचानक से साइलेंस जोन में चले गए हैं। मैंने इसीलिए इस बात का जिक्र किया, और मैंने इसीलिए जब मैं हुदा जरीवाला से बात कर रही थी तो मैंने उस सेलेक्टिव अप्रोच का जिक्र किया कि जब अपने हिसाब से फैसला आए तो बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है, लेकिन अगर नहीं आए तो बीजेपी का दबाव है, एक पॉलिटिकल पार्टी का दबाव न्यायपालिका पर है, इसका जिक्र होता है। बहरहाल सर, बात पूरी करेंगे। पूर्णिमा जी, एक और बात है, आप सोशल मीडिया पे देखेंगे जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा गया सोशल मीडिया पे। जो विपक्षी दल थे वो कह रहे थे कि ये सत्ताधारी दल के दबाव में है इसलिए बेल नहीं मिल रही है। आज उन्हीं संजीव खन्ना जी की बेंच ने, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने इंटरिम बेल दी है केजरीवाल को। अब आप ये बताइए, ये जो विपक्ष वाले हैं क्या आज भी ये उसी बात को कहेंगे, दोहराएंगे जो टीवी पे आके बार बार हमारी न्यायपालिका पे, हमारी सुप्रीम कोर्ट पे, हमारे जजेस पे ये जो सवाल उठाते थे, क्या आज भी ये वही बात करेंगे? आपको हमारे जजेस पे, हमारे सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करना पड़ेगा, आपको उन पे विश्वास होना चाहिए। और कई बार मैंने ये देखा है पूर्णिमा जी, जब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां होती हैं तो एक नैरेटिव चलता है सोशल मीडिया पे कि देखिए जजेस कितनी छुट्टी लेते हैं। वन साइडेड लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक मिनट, नहीं, मुझे सुनने दीजिए सर, मैंने सबको पूरा समय दिया, उनको भी मुझे समय देने दीजिए, मेहमान है वो भी। बोलिएगा हर्ष। दूसरा, जो मैं पूर्णिमा जी बात कह रहा था कि जब भी सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट्स की कोई छुट्टी होती है, एक सोशल मीडिया पे मजाक बनाया जाता है कि देखिए फिर छुट्टी पे चले गए, फिर कितना कम काम करते हैं। अगर आप में से किसी को भी एक फाइल पढ़नी पड़े, आप 10 दिन में नहीं पढ़ पाएंगे। हमारे जजेस को दिन में 100 फाइलों के थ्रू जाना पड़ता है और उसमें सही फैसला देना पड़ता है। जो ये वेकेशन कहते हैं ना, एक कहावत है कि जितने मुंह उतनी बातें। अब आप सोशल मीडिया जैसे जमाने में जाहिर है कि किसी को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी का नैरेटिव, किसी की सोच को बदलने के लिए बहुत स्ट्रेसफुल बट हमारा वकील होने के नाते दायित्व बनता है कि हम हमारी न्यायपालिका का, पार्टीज चाहे फैसला उनके पक्ष में आए या उनके विरोध में आए, न्यायपालिका का सम्मान और न्यायपालिका का फैसला वैसे ही लेना चाहिए जैसा कि न्यायपालिका कह रही है, कर रही है, और उस पर कोई पॉलिटिकल रिएक्शंस या उस पर ये कह लीजिए कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, कम से कम ऐसा मैं समझती हूं। हर्ष दहिया, मेरा सवाल आपसे कुछ और था, लेकिन मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी उस सवाल के साथ। आती हूं सर आपके पास, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। डॉक्टर अनित, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से सर, क्विकली। पूर्णिमा जी, मैं कहना चाह रहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें प्रधानमंत्री की बातें किस तरीके से भोरथा साबित हो रही हैं, ये समय बता चुका है। देखिए, एक एक नेता, जो भी पार्टी, उसकी प्रधानमंत्री साहब खुद और उनकी पार्टी का स्टैंड किस तरीके से वोलाटाइल रहा है और बदल गया है, वो हमें समझने की जरूरत है। चाहे वो अजीत पवार का मैटर हो, प्रफुल्ल पटेल का मैटर हो, फिर आप कहेंगे कि मैं बोलती हूं, फिर आपको मेरे बोलने से समस्या होगी। आप जब डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं ना सर,
तो डबल स्टैंडर्ड की बात में दिक्कत मुझे आती है फिर कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड से। मैं ये समझती हूं कि आपकी चुनावी मजबूरी है, साथ में आप चुनाव लड़ रहे हैं, अलायंस का हिस्सा है, दिल्ली में लड़ रहे हैं, पंजाब में साथ में नहीं है, ये पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, उसका आधार है। लेकिन जब मैं बार बार इन पन्नों को पलटती हूं ना जिसमें ऐसी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, तो फिर वो डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज होता है सर, कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड। और सिर्फ आज एक सेंटेंस कह देने से, सुनिएगा सर, आज एक सेंटेंस कह देने से वो बातें धुल नहीं जाती है, दाग धुल नहीं जाते, दाग साफ नहीं हो जाते। जब आप ये कहते हैं कि मल्टी करोड़ स्कैम इन इलीगल distribution of legal license to shell companies violating terms and conditions of the new excise policy by आम आदमी पार्टी, और ये आप किसको लिखते हैं बाकायदा? ये आप अनिल कुमार को लिखते हैं जो कि प्रेसिडेंट है, और ये कांग्रेस की तरफ से देखिए चिट्ठी जाती है सर। मैं ये और ऐसे बहुत सारे दस्तावेज हैं, ऐसे बहुत सारे दस्तावेज हैं, लेकिन फिर भी मुझे मैं सारे दस्तावेज में शेयर करता हूं। लेट मी अलाउ मी, आपके साथ दिक्कत है, आप मुझे बोलने का मौका दे रहे, फिर एक सेंटेंस के बाद आप बोलने लग रही हैं। नहीं बिल्कुल बोलूंगी सर, आज कागजात लेकर बैठी हूं तो बात करूंगी ना। आपने वो कागजात कहीं डाल दिए ड्रॉर में, तो मैं क्या करूं? आपने उनको किसी ड्रॉर में डालकर छोड़ दिया तो मैं क्या करूं? अब मैडम अब मैं बोल सकता हूं? नहीं, मैं बात करूंगी ना सर, मेरी बात पर थोड़ी आप लगाम लगा सकते हैं। मैडम आप बोल लिया हो तो मैं बोलिए सर, 30 सेकंड दे पाऊंगी, समय खत्म होने वाला है मेरे पास। मैडम आप 1 मिनट तक सवाल पूछती हैं और 30 सेकंड। अरे बोलिए ना सर, अब इसमें 20 सेकंड जाया मत करिए ना, बोलिए। हाँ चलिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जितने भी सवाल हैं, पर्टिनेंट सवाल हैं जो आपने अभी कहे हैं, ये हमने सारी की सारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कंप्लेन करी हुई है, उसी की जांच का ये नतीजा है। लेकिन ये जांच के नतीजे आए के बगैर जब केंद्र की सरकार अगर किसी को सलाखों के पीछे भेज दे तो क्या आपको लगता है कि इसमें कोई लीगलिटी इन्वॉल्व है? दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, हमने जो कंप्लेन करी थी, जो आप यहाँ पे नहीं पढ़ रही हैं, वो कंप्लेन करी थी कि उस समय के तत्कालीन एलजी साहब का क्या रोल था। आज तक कोई भी सीबीआई, इनकम टैक्स, आप जैसे खोजी पत्रकार लोग आज तक ये क्यों नहीं पूछ पाए कि आज तक जो तत्कालीन एलजी साहब थे उनसे एक बार भी पूछताछ नहीं हुई है? उस समय के तत्कालीन जो एमसीडी में इनके काउंसलर थे, उनकी क्या भूमिका थी? आप लोग यही बोल बोल के सर खुश होते रहिए, आप लोग यही बोल बोल के खुश होते रहिए सर, खुश होते रहिए। और अपनी आपकी जब सरकार थी ना, उस समय आप याद कर लीजिए, आपको कभी के पत्रकार बड़े अच्छे लगे और कभी के पत्रकार बहुत खराब लगते हैं। तो इसीलिए कांग्रेस का बही खाता बोलने के लिए मुझे मजबूर मत करिए डॉक्टर अनिल, और ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए सर। चुनाव में जमीन पर उतरिए और अपनी जीत को बेहतर के साथ दर्ज करिए, ये विक्टिम प्लेइंग बंद करिए, और डिबेट्स में बार बार ये सेंटेंसेस बोलकर समय जाया करना बंद करिए। बेहतर है कि चुनावी जमीन पर जाइए और वहां पर मेहनत करिए। खेमचंद जी 20 सेकंड आपको दे पाऊंगी सर, जल्दी से क्लोजिंग स्टेटमेंट लूंगी आपसे मैं। आप जैसे लोग ठीक है साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलते रहिए आप, बोलिएगा खेमचंद जी। दिल्ली की डीटीसी की हालत सही क्यों नहीं है? दिल्ली वालों को पानी क्यों नहीं मिल रहा है? दिल्ली वाले बच्चों को ठीक है सर, आपके मुद्दे हैं ये, मैं समझ गई, मैं आपके मुद्दे समझ देना पड़ेगा, मुंह छिपाना भारी पड़ जाएगा। पर्सनल फायदे के लिए वो जेल से भी चुनावी रैलियों पर संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को जवाब देना पड़ेगा। इनकी जवाब देने मैं समीर जी की जवाब देना चाहता हूं कि 2014 में चुनाव हुआ, 2019 में चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल से कोई फर्क नहीं पड़ा। 2013 की पार्टी थी, 2014 में नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हराया, 2000 उसके बाद के 2000 अगली चुनाव में हराया, तीसरी बार हराया, और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट अरविंद केजरीवाल से ही है।